हम जानते हैं कि ग्रेगर जोहान मेंडल साहब को हम आनुवंशिकी का जनक मानते हैं, लेकिन भारतीय आनुवंशिकी के जनक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित लालजी सिंह साहब हैं, भारतीय आनुवंशिकी के जनक। मैंने पहले बताया कि 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल साहब ने मटर के 10,000 पौधों पर अपना शोध कार्य किया, कई पीढ़ियों तक। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पायजम सटाइवम, गार्डन पी या एडिबल पी। मेंडल अपने अध्ययन के दौरान मटर के पौधों के 7 विपरीत लक्षणों वाले गुणों को आधार मानकर अध्ययन किया, बिल्कुल स्पष्ट 7 प्रजातियां। लेकिन बच्चों, मेंडल साहब ने मटर के पौधों को ही अपने अध्ययन के लिए क्यों चुना? आइए इस रहस्य को जाने, इसके कारण को जाने। मटर के पौधे का रोपण, उसकी वृद्धि, बुआई, गुड़ाई, सिंचाई, देखरेख, प्रबंधन अत्यंत सरल होता है। इसे गमले या खेत में उगाया जा सकता है। मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा है, 3 से 4 माह में इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। मटर के पौधों में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। एक विशेषता और है बच्चों, मटर के पुष्प में पैपिलोनेशियस कंडीशन पाई जाती है। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस दशा के कारण मटर के पुष्प स्वपरागित होते हैं, अर्थात परपरागण की संभावना नहीं होती, अर्थात अन्य पुष्पों के परागकण उड़ करके मटर के पुष्प के परागकण के साथ या उनके जायांग के साथ कोई संपर्क नहीं कर सकते, और इससे क्या होता है, मिश्रित पौधे के उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। ये सदैव शुद्ध नस्ली ही होते हैं। इस कारण से भी उन्होंने इनका संरक्षण किया। और मटर के पौधों में बीज उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। एक और कारण है कि मटर के पौधों में स्पष्ट लक्षणों वाले कई प्रजातियां मौजूद थीं। मैंने पहले बताया कि मटर के पौधों के 7 प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया। इन कारणों से मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया अपने शोध कार्य के लिए। देखिए बच्चों, जिन 7 लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया वो क्या क्या हैं? पौधे की लंबाई, पुष्प के रंग, पुष्प की स्थिति, फली के रंग, मटर की जो फली होती है, फली की आकृति, चपटी है कि फूली है, बीज का रंग, मटर के बीज का रंग हरा भी होता है, पीला भी होता है, और बीज की आकृति झुर्रीदार या गोल, इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। बच्चों, इस तरह से उन 3 महान वैज्ञानिकों शेरमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीज, उनके पुनरावलोकन के द्वारा मेंडल साहब के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज हमारे सामने है। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फ्री असॉर्टमेंट ऑफ गैमेट्स। हम लोग एक एक करके तीनों नियम की चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह एक गुण संकरण पर आधारित नियम है। यह एक गुण संकरण होता क्या है? मैंने पहले बताया कि मेंडल साहब ने मटर के 7 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपना शोध कार्य किया। बच्चों, गुण एक है लेकिन लक्षण 2 हैं, परस्पर विपरीत। जैसे पौधों की ऊंचाई या लंबाई, यह एक गुण है लेकिन लक्षण 2 हैं, लंबा और बौना। पुष्प का रंग गुण 1 है लेकिन लक्षण 2 हैं, पर्पल या वाइट। इस प्रकार से जो पौधे विपरीत लक्षण वाले होते हैं उनको एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले गुणों को ध्यान में रखते हुए जब 2 शुद्ध नस्ली पौधों के बीच आपस में संकरण करा जाता है तो इसे कहते हैं एक गुण संकरण। इसके अनुसार जब मटर के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ली पौधे, मतलब बौने पौधे और लंबे पौधे, पर्पल कलर पुष्प उत्पन्न करने वाले, व्हाइट कलर पुष्प उत्पन्न करने वाले,
शुद्ध नस्ली पौधों के बीच संकरण करा जाता है तो इसे प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे संकर और प्रभावी होते हैं। संकर मतलब मिक्सचर। लंबे और बौने पौधे दोनों को जब संकरण कराया गया तो उससे जो उत्पन्न पौधा होगा वो दोनों का मिक्सचर होगा। उसमें लंबेपन का भी गुण होगा, बौनेपन का भी गुण होगा, लेकिन संकर होने के बावजूद भी एक ही गुण दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, और जो गुण दिखेगा वो प्रभावी कहलाएगा। इसलिए इसे कहा गया प्रभाविकता का नियम। अब उसका हम लोग उदाहरण देख लें बच्चों। देखें, मेंडल साहब ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों का अध्ययन किया। हम लोग एक उदाहरण के तौर पे पढ़ रहे हैं बच्चों। प्रत्येक लक्षण के निर्धारण के लिए एक जोड़ी जीन्स, कम से कम एक जोड़ी जीन्स आवश्यक होता है। यहाँ पर हम मान लें उदाहरण के लिए, पौधों में लंबेपन को निर्धारित करने वाला जो जीन्स है वो डबल कैपिटल टी है, और बौनेपन को निर्धारित करने वाला जो जीन्स है वो डबल स्मॉल टी है। जब युग्मक निर्माण होता है, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, नर मादा युग्मक बनते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब देखें, युग्मक निर्माण जब होगा तो 2 टी हैं तो 1 टी इस युग्मक में, 1 टी इस युग्मक में, यहां पर भी वही दशा होगी, युग्मक बन गए और इनका हो गया मिलन। जब मिले तो ये दशा आ गई। बच्चों, हम जानते हैं कि स्मॉल टी बौनेपन के लिए है, कैपिटल टी लंबेपन के लिए है, लेकिन इसमें लंबेपन और बौनेपन दोनों के जीन्स मौजूद हैं, इसलिए इसको कहा गया संकर, हाइब्रिड। लेकिन ये पौधे दिखने में लंबे थे, अर्थात इसकी भांति, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मौजूद हैं, तो ये लंबे कैसे हो गए? इसका मतलब ये हो गया, कैपिटल टी अपना लंबापन तो दिखा रहा है, लेकिन स्मॉल टी अपना बौनापन नहीं दिखा पा रहा है, ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो लंबेपन और बौनेपन के बीच में जो हमें अपने स्पष्ट रूप में दिख जाता है उसे हमने प्रभावी गुण मान लिया, यानी लंबापन प्रभावी और बौनापन अप्रभावी। अर्थात जो कैपिटल टी है वो प्रभावी जीन्स है और स्मॉल टी अप्रभावी जीन्स है। देखें चित्र में, कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा और बौना। बच्चों, ये टॉल है, ये शुद्ध नस्ली हैं, और ये है ड्वार्फ बौना। इन दोनों से जो गैमेट बना ये टी और ये स्मॉल टी, इनसे जो पौधे बने वो सब के सब लंबे हैं, सब लंबे हैं, जबकि बौनेपन का भी गुण मौजूद है। ये छोटा है लेकिन ये क्या है, लंबा है। बौनेपन का गुण भी मौजूद है, फिर भी ये लंबे दिख रहे हैं, इसका मतलब लंबापन प्रभावी है। इसे कहा गया प्रभाविकता का नियम। अब देखें, इसकी थ्योरी देख लें बच्चों। मेंडल के अनुसार जब मटर के शुद्ध नस्ली लंबे पौधे, ये देखिए डबल कैपिटल टी, शुद्ध नस्ली लंबे पौधे और शुद्ध नस्ली बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे लंबे होते हैं, लेकिन वो लंबे शुद्ध लंबे नहीं होते हैं। वो लंबे जो होते हैं शुद्ध लंबे ना होकर के क्या होते हैं, संकर लंबे होते हैं। अर्थात ये होता है उसमें, ये कंडीशन होती है जिन्हें कहते हैं संकर या हाइब्रिड। अर्थात इनके लंबेपन के जीन्स टी भी होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब ये हो गया कि संकर पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रभाव किसी एक का दिखता है। कैपिटल टी का दिख गया, वो पौधे लंबे हो गए, और स्मॉल टी का नहीं दिखा, पौधे बौनेपन को अपने प्रदर्शित नहीं कर पाते। लंबापन प्रभावी और
बौनापन अप्रभावी है। इस प्रकार से पौधे लंबे तो होते हैं लेकिन वो संकर होते हैं, इसलिए इसे कहा गया प्रभाविकता का नियम। अब बच्चों, मेंडल साहब ने 7 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया। इस हिसाब से देखा जाए तो ये लक्षण हैं। एक गुण 2 लक्षण, पुष्प का रंग एक है गुण, लक्षण 2 हैं और परस्पर विरोधी हैं। पुष्प की स्थिति, बच्चों स्थिति में क्या देखें, ये है एक तना और ये है पत्ती। अगर पुष्प यहां पर लगा हुआ है तो यह अक्षीय दशा है, और अगर पुष्प बिल्कुल तने के शिखर पर लगा हुआ है, पत्ती के अक्ष में नहीं है, तो वो टर्मिनल कहलाएगा। फली का रंग, आप जानते हैं कि मटर की जो फली होती है 2 तरह की होती है, फली का रंग, फली की आकृति। तो इन सब में जो प्रभावी लक्षण हैं, जो F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में दिखे, वो सब लिए दिखे हुए लिखे। मटर में बीज का रंग जो पीला होता है वो प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। मटर में जो आकृति होती है बिल्कुल गोल, वो प्रभावी है, और जो झुर्रीदार होती है टेढ़ी मेढ़ी, वो अप्रभावी होती है। यानी पहली पीढ़ी में जब इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध नस्ली पौधों को आपस में संकरण कराया गया, तो ये पहली पीढ़ी में प्रभावी रूप में दिखे, और ये दिखे ही नहीं जबकि इनके जीन मौजूद थे। इसका मतलब प्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में दिखते हैं और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो सुप्त रहते हैं।